गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास एंड टाइम। मास इज वट एवर द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट और इन ए बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स मास। कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है, दैट इज इट्स मास। उस मास को नापा किसके साथ जाता है? अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटॉमिक लेवल में मास को नापने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में AMU भी लिख सकते हैं और इसका जो सिंबल है दैट इज U। और वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12। कार्बन C12 के एक एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 पार्ट अगर हम कर दें तो उतने मास को वन एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इट मीन्स ये, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको कहीं कहीं जगह इसको ये दिखेगा 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू, लेकिन वो वहां पर ग्राम दिखेगा। इसलिए अगर कहीं 24 वाला कहीं दिख जाए तो आपने परेशान नहीं हो जाना, वहां पर ग्राम होगा। तो 1 AMU वन एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तरीका है कि जो हमारे पास एटॉमिक लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनका मास नापने के लिए। तो जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी हैं, बड़ी बॉडीज हैं, उनको नापने के लिए जो इस मास जो है इसका यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट, इसका मास जो है वो है किलोग्राम। अब मास भी हमारे पास दो तरह का आता है, एक इनर्शियल मास है, एक ग्रेविटेशनल मास है। एक तो इनर्शियल मास होगा और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या चीज होती है? Inertial mass is defined as the ratio of the magnitude of the force applied to the acceleration produced in it। कि एक अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और उसमें एक्सेलरेशन कितनी होती है, इनकी रेशियो जो निकालते हैं तो इसको हम इनर्शियल मास कहते हैं। अब इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए इनर्शियल बैलेंस होता है। इनर्शियल बैलेंस कैसा होता है? उसमें दो स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे दो स्ट्रिप्स होती हैं। उन दोनों स्ट्रिप्स को हम किसी टेबल के साथ फिक्स कर देते हैं। इस तरीके से लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स होती हैं और उनके जो आगे वाले पोर्शन होते हैं वहां पर एक हम पेन लगा देते हैं, ऐसी प्लेन सी। उस पेन के ऊपर जिस चीज का हमको इनर्शियल मास हमको डिटरमाइन करना है उसको हम उसके ऊपर रख देंगे। तो फिर ये जो दो स्ट्रिप्स हैं इनको हम एक हल्का सा झटका देते हैं, ऐसे इस तरफ करके छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है जो है, तो इलास्टिसिटी के कारण ये जो हमारे स्ट्रिप्स होंगी ये ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देती हैं, इनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि तो अब देखा क्या जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शियल मास ऑफ दैट बॉडी। दैट इज T जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू अंडर रूट ऑफ द m, दैट इज द इनर्शियल मास ऑफ दैट बॉडी। तो हम क्या करते हैं कि M1 और M2 एक तो मास हमको निकालना है, ये M2 है, एक मास M1 किसी नॉन बॉडी का लेकर के रखते हैं। तो जो हमारा नॉन बॉडी है उसका T1 हमको मालूम है। तो ये जो T2 होगा वो हम देख लेंगे जब हम उसको वहां पर रखेंगे, उस समय T2 की वैल्यू कितनी आई है।
तो उसके बाद क्या होगा, अब ये चूंकि एक दूसरे के ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको स्क्वायर रूट है तो यहाँ स्क्वायर हम लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m, तो क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 हो जाएगा। अब ये m1 हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये t1 जो स्क्वायर ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये चीज हम निकाल लेंगे तो अपने आप हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इनर्शियल मास निकाल सकते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट है वो इसका किलोग्राम ही रहता है। अब दूसरी बात आती है ग्रेविटेशनल मास की। ग्रेविटेशनल मास जो होता है ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसके द्वारा कि वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ जो है तो खींचती चली जाती है। ग्रेविटेशनल मास निकालने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। एक बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका जो है तो वो है फिजिकल बैलेंस। आपने अपनी लैब में भी तो आपने देखा होगा एक लकड़ी का बक्सा होता है, साइड में शीशे लगे रहते हैं और बीच में एक ऐसा तराजू रहता है, जैसा तराजू आपने कहीं सब्जी की दुकान पे देखा होगा, जब कोई ग्रोसरी की दुकान, जब कभी आप किराना का सामान लेने अपने पापा या मामा के साथ गए होंगे, वहाँ उस दुकान पर आपने देखे होंगे। तो वो फिजिकल बैलेंस जो होता है तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल मास को नापता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो मास जो होता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो m जो होता है वो किसके जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो ये एक्चुअली इससे जो हमारे पास तराजू होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमने ये क्या होता है कि हमने एक मास नॉन मास लिया है और उसके ऊपर लिख रखा है कि ये इतने किलोग्राम का है। एक तरफ एक पलड़े में उसको रखेंगे, दूसरे पलड़े में हम जो अननोन मास है उसको रखेंगे और जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बैलेंस में आ जाएंगे, ऊपर पॉइंटर लगा रहता है और जब वो पॉइंटर जीरो के सामने है तो हम नापते हैं कि ये एग्जैक्टली उतना ही मास उस बॉडी का है जितना हमारे पास नॉन मास है। और दूसरा तरीका इसको नापने के लिए होता है फिजिकल बैलेंस का। फिजिकल बैलेंस क्या के हाँ, एक तो फिजिकल बैलेंस का हो गया और दूसरा तरीका एक और भी हमारे पास होता है, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है तो ये आपने देखा होगा आपकी लैब में होता है कहीं ऐसा कुछ, यहाँ एक इसके ऊपर हुक लगी रहती है और यहाँ एक पॉइंटर सा लगा रहता है, यहाँ स्केल है और एक नीचे यहाँ हैंडल लगा रहता है। जो भी आपको जिस चीज का आपको वेट या जिसका हम तो सॉरी मास ही कहेंगे, हाँ मास और वेट जो होती है ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं जब इनको डिफाइन किया जाता है, जब इनको लिखा जाता है, बट जब इनको मेजर किया जाता है तब इनमें फर्क कितना आता है, 3 पार्ट्स का फर्क आता है। कहाँ, 10⁻11 में। इसलिए 1980 में तो 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में रॉबर्ट डीके ने ये बात कही थी कि जो मास और वेट को जब मेजर किया जाता है तो वो 3 पार्ट का फर्क आएगा 10⁻11 में। इसलिए उसने ये प्रूव कर दिया कि तकरीबन जो होता है मास और वेट सेम ही चीज आपको नापने में दिखेगी, लेकिन डिफाइन करने में ये अलग अलग ही होंगी। तो इसी जब हम इसकी बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की, तो स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट नापेगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि कितनी जो फोर्स के साथ ये बॉडी जमीन के सेंटर की तरफ खींचती चली जाती है। अब वेट हर जगह पर अलग अलग हो सकता है, मास हर जगह एक जैसा रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक जगह अलग अलग होगी। और ये वेट जो होता है ये जीरो भी हो सकता है। और वेट जीरो कहाँ कहाँ होगा, वेट जीरो या तो हो सकता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और या हो सकता है जब हम ग्रेविटेशन पुल के बाहर कहीं चलेंगे वहां भी वेट जीरो होगा। इसलिए हमने वेटलेसनेस कहीं एक जगह हमने पढ़ा भी था। तो सो एनीहो हम जो स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे थे, तो जिस चीज का आपको मास निकालना है वो यहाँ पर हैंग कर दी जाती है और ये स्प्रिंग जो है ये एलोंगेट हो जाता है, ये जहां से खींचता चला जाता है, डिस्टेंस नीचे की ओर आता है ये। तो m जो मास जो होता है इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ये डिस्टेंस की जो इलोंगेशन कितनी हुई है। तो इसलिए एक हमारे पास, इसलिए इसमें भी हमारे पास या तो स्केल जहां पर हो सकती है या हम क्या करेंगे m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय x2 ऐसे कर लेंगे। अब m1 x1 और m2 हमारे पास तो जो m1 और x1 हमारे पास सॉरी जो है
अपना रेडीमेड हमारे पास ऑलरेडी रहते हैं, x2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और m2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। और जब तीन चीजों की हमारे पास वैल्यू है तो हम चौथा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मास हम किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं, बेशक वो छोटी चीज हो और या वो बड़ी चीज हो। अगर छोटी होगी तो एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास आएगा, और बड़ी चीज होगी तो उसका मास किलोग्राम में आएगा। उसका मास हमेशा किलोग्राम में लिखा जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम जो है, ऐसा यूनिट इसका जो है वो क्या है, किलोग्राम है। दिस वाज ऑल अबाउट द मास। अब हम करते हैं इसकी टाइम के मेजरमेंट की बात। तो टाइम बेटा जो है, टाइम नापने के लिए मेजरमेंट ऑफ टाइम जो होता है वो क्लॉक के साथ किया जाता है। उसके लिए घड़ी की जरूरत होती है। अब घड़ी कोई आपसे पूछे तो घड़ी क्या है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि घड़ी की डेफिनेशन हम क्या बताएं। तो घड़ी बेटा क्या होती है कि घड़ी क्या है कि ऐसे कोई भी फेनोमेना जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ए क्लॉक। अब क्लॉक में हम क्या कहते हैं, जैसे पीरियडिक मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी तो एक क्लॉक है। उसके बाद हमारे पल्स की काउंट, ये हमारी पल्स जो चलती है ये भी एक क्लॉक हो सकती है। बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये भी एक जो क्लॉक हो सकती है। जा तो हम जो लेते हैं, हम क्या लेते हैं कि एक जो अपना सीजियम एटम जो है उसकी वाइब्रेशन जो निकलती हैं उसको हम क्लॉक मान करके चलती है। और अगर दो सीजियम हमारे पास क्लॉक्स हैं, दो सीजियम एटम्स हैं, उनमें से वाइब्रेशन जो निकल रही हैं उनका अंतर कितना पड़ता है, जी 1 सेकंड का अंतर पड़ेगा 5000 साल के बाद। 5000 ईयर्स के बाद 1 सेकंड का दो सीजियम जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस में जो हम काउंटिंग करते हैं उसमें 1 सेकंड का फर्क पड़ता है। इसलिए हम ये माना जाता है कि और बाकी जितने भी हमारी चीजें हमने, जैसे अभी हमने बात की क्लॉक, इसकी पल्स की कर ली, या हमारे हार्ट बीट की कर ली है, या ये जो है पीरियडिक मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन है, तो इन सभी से जो है तो एग्जैक्टली मोर एक्यूरेटली हम कहते हैं ये जो सीजियम जो क्लॉक है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसलिए हम ज़्यादा मान करके यही चलते हैं कि ये जो सीजियम क्लॉक है इसी से हम टाइम को मेजर करते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड कहा जाता है, तो ये इसका SI यूनिट है। और जो स्मॉल इंटरवल जो होते हैं, जैसे एटॉमिक लेवल की बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, लेकिन जो ऐसे कुछ ऐसे हमारे फेनोमेना होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जैसे एज ऑफ द रॉक्स, एज ऑफ द वुड वगैरह, तो उसमें जब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं उसको, रेडियो एक्टिव डेटिंग, क्योंकि वो तो कई सारे हजारों साल जो उसमें गुजर जाते हैं, तो उसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से उसको नापते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है वो कितनी देर के बाद डिसइंटीग्रेट कितने उस पोर्शन में हो जाता है, उसके साथ उसको नापा जाता है। एनी सेकंड, उसके बाद मिनट, फिर आवर, फिर डेज, फिर ईयर होते हैं इसमें। और जो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नापना अगर हमको पड़ जाए तो उसके लिए लाइट ईयर को, तो उसमें हम डिस्टेंस को नापते हैं। लेकिन टाइम की जहाँ तक बात की जाती है तो इसको हम सेकंड में ही मेजर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द mass and time. I hope you have understood all that, and even then if you are having any confusion you can write down in the comment box, and I will try my best to explain all those. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe.